हमारे देश में डॉक्टर बनने के लिए एकमात्र एक ऐसा एग्जाम है नीट, जिसके माध्यम से आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है वो है एमबीबीएस। उसके रीजन भी हैं। एक तो रेपुटेशन जो डॉक्टर को मिलती है वो शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलती, और दूसरा एक अच्छी इनकम जिसकी अभिलाषा हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट को होती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नीट एग्जाम पास कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। आपके पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं, और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और कंपटीशन में थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं तो आपके पास तो ऑप्शन ना के बराबर है। मैं बात कर रहा हूं उन सभी स्टूडेंट्स की जो इस बार एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको कौन सा ऐसा अच्छा कॉलेज मिले जिसके थ्रू वो अपना मेडिकल करियर स्टार्ट कर सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 2 3 साल से लगातार एग्जाम ट्राई कर रहे थे और बार बार नीट की और एनटीए की नाकामियों की वजह से उनको उनके हक की सीट नहीं मिल रही थी। अब वो ऐसी स्थिति में है कि इस बार के डिफिकल्ट पेपर के बाद और कट ऑफ की इस कंफ्यूजिंग स्टेट के बाद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनका फ्यूचर होगा क्या और कैसे होगा। इसके अलावा यूट्यूब पे एक नया माहौल चला हुआ है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप अभी से उनके एनरोल कर लें। अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपकी ट्यूशन फीस जो चार्ज करेंगे रिफंड कर देंगे, या फिर आप अभी बिना किसी पैसे के एनरोल हो जाएं। जब काउंसलिंग होगी तब का तब देखा जाएगा। कुल मिला के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, जहां पे उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट, एक बड़ा तबका ऐसे स्टूडेंट्स का है जो गवर्नमेंट की कट ऑफ शायद क्लियर नहीं कर पाएंगे। हर बार ही ऐसा होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लगभग 1,19,000 मेडिकल सीट्स हैं, जिसमें से मात्र 55 से 56,000 आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है और इसके अलावा प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज की। अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो उससे बेहतर आपके लिए और आपके परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कुछ नंबर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट से चूक गए तो आपके पास ऑप्शन बचता है प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस का। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की, तो मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कहूँगा, कम से कम 50 से 55 लाख रुपए आपका खर्चा पूरी एजुकेशन का आएगा, और ये जा सकता है आपका 2 करोड़ तक, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना स्कोर किया है। तो ये वो स्थिति होती है जब मिडिल क्लास का स्टूडेंट जो कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि नीट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और नीट में कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि 2016 से लेके अभी तक जितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है, लगभग वो 2016 के एनरोलमेंट से ट्रिपल हो गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी, स्टूडेंट भी एक ऐसी सिचुएशन में है कि उनके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो गया है। ऑप्शन 2 ही है, या तो आप एमबीबीएस में एडमिशन ले या फिर ऑल्टरनेटिव कोर्स में। कुछ लोग ऑल्टरनेटिव कोर्स में एडमिशन लेके अपना करियर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन हर साल एक बड़ा तबका स्टूडेंट्स का एक और डिसीजन लेता है, वो होता है एमबीबीएस अब्रॉड का। एमबीबीएस अब्रॉड एक ऐसी आशा की किरण है जो आपको कम पैसे में और कम बजट में भी एमबीबीएस की डिग्री दिलवा सकती है और आपका करियर एज ए डॉक्टर आप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो उसमें एनरोल होने के लिए रास्ता इतना सरल नहीं है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी उम्र 17, 18, 19, 20 साल है, और जब वो किसी और नए देश में एनरोलमेंट के बारे में सोचता है तो उनके पेरेंट्स और उनके स्टूडेंट्स के खुद की बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, जैसे कि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रेवल अरेंजमेंट, उसके अलावा कैसी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना चाहिए, कैसा माहौल उनको मिलेगा, क्या उस माहौल में वो डेवलप कर पाएंगे या नहीं। बट इन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एनएमसी की गाइडलाइंस, कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिया तो आपकी डिग्री आने के बाद इंडिया में वैलिड रहेगी या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के बारे में जो एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन देख रहे हैं। वर्तमान में यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो एनएमसी गाइडलाइंस को लेकर सर्कुलेट हो रही है। हर कंसल्टेंट, टीचर, फैकल्टी, स्टूडेंट अपने अपने तरीके से एनएमसी गाइडलाइन को बता रहा है, पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, और उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को एक आइडिया, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ हिडन फैक्ट ऐसे हैं जो अभी भी बहुत सारे लोग
नहीं बताना चाहते, या फिर पेरेंट्स भी कई बार ये सोचते हैं कि शायद वो समस्या उनके सामने नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूँ एमबीबीएस अब्रॉड की उन समस्याओं के बारे में जो हम एज अ कंसल्टेंट कह लें, एजेंट कह लें, या फिर मेंटोर कह लें, या गाइड कह लें, या फिर एजुकेशन काउंसलर कह लें, आप जो भी नाम हमें देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोशिश ये रहती है कि हम स्टूडेंट को हेल्प करें। और जब हम हर साल कुछ एडमिशन करते हैं उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट निकल के आते हैं जिनको हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। जरा सोचिए, आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपको एडमिशन लेने के बाद पता लगे कि आपकी फीस सबमिट ही नहीं हुई है, क्योंकि वो कंसल्टेंट या एजेंट जिसके माध्यम से आपने एडमिशन लिया था वो फीस लेके गायब हो चुके हैं। या फिर आपको पता लगे आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है जिसका वजूद ही खतरे में, यानी कि ये ना तो वो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है और ना ही डब्ल्यू डोम्स पे लिस्टेड है। डब्ल्यू डोम्स वो वेबसाइट है जिसपे आपको सारे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज की जानकारी मिल जाती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वहां लिस्टेड है तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आपने चूज किया है एमबीबीएस अब्रॉड में। इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, और हम बात करेंगे एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करेंगे वो करेंगे उन चैलेंजेस के बारे में, उन प्रैक्टिकल चैलेंजेस के बारे में जो एमबीबीएस अब्रॉड में आते हैं स्टूडेंट्स को। क्यों बहुत सारे स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड पढ़ने जाने के बाद भी परेशान रहते हैं, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाते हैं, ये सब फैक्टर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें और आप शेयर करें इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के साथ जो लोग एमबीबीएस अब्रॉड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनएमसी गाइडलाइंस की। एनएमसी गाइडलाइंस कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। देखिए, अब से पहले जब नीट नहीं हुआ करता था तो बच्चे बगैर नीट के भी बगैर नीट के भी एमबीबीएस अब्रॉड करने जाया करते थे। 90 के दशक से ही मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो विदेश से पढ़ के आए हैं और अच्छे से अपना करियर बिल्ड कर पाए हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं जोड़ पा रहे हैं, हालांकि उन्होंने वहां से पढ़ाई कर ली है। उसके क्या वजह है इन पे भी हम डिस्कशन करेंगे, बट सबसे पहले एनएमसी गाइडलाइन की बात करते हैं। 2016 में जब नीट आया तो गवर्नमेंट का प्रपोजल ये था इंडिया के अंदर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे, एक बेंचमार्क बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम लिया जाए जिसके माध्यम से सभी बच्चों का एडमिशन हो, ताकि किसी भी तरह का भेदभाव खत्म हो जाए। नीट 2016 में लागू हुआ और उस समय भी एडमिशन स्टूडेंट्स बाहर ले रहे थे, लेकिन 2019 के बाद रूल आया कि अगर आप विदेश पढ़ने जाते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना है। पहले ऐसा नहीं था, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अगर आप नीट क्वालिफाई करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होगी। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं, प्रूव करके आ रहे हैं अपनी काबिलियत, वो एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए काबिल भी रहेंगे। लेकिन पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे 2021 से लेके 2024 तक, 25 तक, पिछले 4 साल में एनएमसी ने 3 बार अलर्ट और एडवाइजरी निकाले हैं अपने वेबसाइट पे, जिनमें साफ तौर पे बताया है कि आपको कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो फॉलो करने हैं, जिसके माध्यम से अगर आप वो रूल फॉलो करते हैं तभी आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। जब एनएमसी नहीं था तो एमसीआई था। एमसीआई एक लिस्ट देता था यूनिवर्सिटीज की जो रिकॉग्नाइज्ड होती थी, और उनमें अगर आप एडमिशन लेते थे तो आपकी डिग्री वैलिड रहती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब कुछ नए रूल्स हैं। नए रूल्स में सबसे पहला रूल तो यही है कि आपको नीट क्वालिफाई करके जाना है। तो अगर कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी दोस्त, कोई भी सलाहकार आपको ये सलाह दे रहा है कि अगर आप नीट करके नहीं भी जाएंगे तो भी अपना करियर बिल्ड कर लेंगे, आप यूरोप में सेटल हो जाएंगे, या फिर वहीं की नागरिकता लेके तो आप एनआरआई बन जाएंगे, फिर वापस आके भारत में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि अपना करियर में जितने भी रास्ते हैं उनको जितना ओपन रख सकते हैं आप उनको ओपन रखिए। जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देख सकते हैं, बट बिना नीट क्वालिफाई किए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी देश में एडमिशन मत लीजिए। सेकेंड रूल आपका है एजुकेशन की ड्यूरेशन को लेके, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ यूनिवर्सिटीज या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहां पे एजुकेशन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, प्री मेडिकल होता था, उसके बाद फिर क्लिनिकल एजुकेशन होती थी। तो उसमें 4 साढ़े 4 साल में बच्चे अपनी एमबीबीएस करके भारत में आके प्रैक्टिस करते थे। आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिलीपीन जैसे देश से 4 साल के अंदर अपनी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं। बट जब ये रूल्स आए तो ये तय हो गया कि जितनी एजुकेशन का ड्यूरेशन इंडिया के अंदर है, यानी कि 54 मंथ की आपकी क्लिनिकल एजुकेशन और 1 साल की रोटेशनल इंटर्नशिप, ये आपको मैंडेटरी करनी है जिस भी देश से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अपने नॉर्म चेंज कर लिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज में 4 साल का रूल था,
कुछ में 5 साल का रूल था, कुछ में 5 साल 8 महीने की पढ़ाई थी। तो जिनमें 5 साल 8 महीने की पढ़ाई थी उनमें तो चीज़ें सब कुछ ठीक रही, अभी भी वैसा ही चल रहा है। लेकिन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ऐसे देश थे जिनमें 5 साल की एजुकेशन थी। अब एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से वो 5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप कराते हैं। लेकिन फिलीपींस अभी भी ऐसा देश है जो एनएमसी गाइडलाइन पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, तो मैं कहूँगा कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपके 2 मैंडेट रूल हो गए जो आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा आपको फॉलो करना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ाई हो रही है वो अंग्रेजी ही होनी चाहिए। जैसा भारत में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको इंग्लिश में भी पढ़ाई होनी चाहिए। ये रूल इसलिए आया क्योंकि रशिया के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो बाइलिंगुअल पढ़ाती थी और अभी भी पढ़ाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि यार ये बात आप पहले ही कंफर्म कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं आपकी पढ़ाई कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो आता है आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसफ़र को लेके। जितनी भी पढ़ाई इंटर्नशिप आपने की है आपको सेम कंट्री से करनी है और सेम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करनी है, क्योंकि 2018-19 से पहले, 2022 से पहले एक्चुअली, जब यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था उससे पहले आपका ट्रांसफ़र वैलिड था और स्टूडेंट कई बार गलत यूनिवर्सिटी में फंस जाते थे, कई बार ऐसी यूनिवर्सिटी में फंस जाते थे जहाँ पे वो डेवलप नहीं कर पाते थे, उसके बाद फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करते थे। अब वो रूल नहीं है, आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा याद रखें जब भी आप यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे हैं तो ये बात क्लैरिफाई कर लें कि आप वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। ये कुछ बेसिक्स मोटे मोटे रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल और जो लास्ट रूल है वो रूल है आपके एग्ज़ाम, आपके डॉक्टर बनने की काबिलियत को लेके। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, ढंग से अपनी क्लिनिकल रोटेशन की है, तो एनएमसी का कहना ये है कि जिस देश से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस देश का लाइसेंस भी आपको लेके आना है। अगर वो आपको डॉक्टर मानते हैं तभी इंडिया में आप आके एफएमजी दे सकते हैं। अब बात करेंगे उन सभी कंट्रीज़ की जिन कंट्रीज़ में अभी भी स्टूडेंट बड़ी मात्रा में पढ़ने जा रहे हैं और ये रूल्स लगभग फॉलो होते हैं। सबसे पहला नाम आता है रशिया का। रशिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट का वॉल्यूम इंडिया से पढ़ने जाता है। अगर कुल मिला के 20 से 25 हज़ार बच्चे हर साल देश के बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसमें से 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट सिर्फ रशिया के अंदर पढ़ने जाते हैं। उसका रीज़न भी है, एक तो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप हमारे बहुत शानदार है। सेकेंड चीज़, 90 के टाइम से ही मैं आपसे पहले ही बोल रहा था, वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो रशिया या फिर यूएसआर से पढ़ाई करके इंडिया में आके डॉक्टर बने हैं। तो 90 से ही वहाँ पे जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए। 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब इंग्लिश में पढ़ाने लगी है। तो जितने एनएमसी गाइडलाइंस हैं वो लगभग पूरे होते हैं। सिर्फ लास्ट जो गाइडलाइन है उसको आपको ध्यान रखना है। उसके लिए यानी कि आपको वहाँ का लाइसेंस लेने के लिए आपको देना होता है वहाँ का एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम होगा रशियन लैंग्वेज में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ाई अपनी अंग्रेजी में कर भी रहे हैं तो भी आपको लैंग्वेज सीखनी मैंडेट है, क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, प्लस आपको ओपीडी में अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करना होगा। तो लैंग्वेज आनी एक मैंडेट पार्ट है। रशिया वो पहला ऑप्शन है जहाँ पे एनएमसी गाइडलाइन कंप्लीटली फुलफिल होते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक। इसके अलावा दूसरा फेवरेट डेस्टिनेशन अगर पिछले 3-4 सालों में जो निकल के आया है इंडिया से वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया को अधिकतर लोग यूरोप समझते हैं, यूरोप बोल के प्रमोट करते हैं, बट एशिया और इंडिया का इंटरसेक्शन है, वो कम्प्लीटली यूरोप नहीं है। नो डाउट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं एजुकेशन में, और आपका अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लें, लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर लें, वो अकॉर्डिंग टू यूरोप ही आपको देखने को मिलेगा। करेंसी की बात कर लें तो जितनी भी कंट्री हैं, भारत से सीआईएस कंट्री से बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर और कंट्री से बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन रहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में। लेकिन जॉर्जिया के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपके ना सिर्फ एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होते हैं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहाँ से पढ़ के यूरोप या फिर यूएस जैसी कंट्री में वहाँ के क्वालिफाइंग एग्जाम निकाल के सेटल होते हैं। 5 ईयर 8 मंथ का यहाँ पे भी ड्यूरेशन आपका रहता है। आपकी क्लिनिकल एजुकेशन के साथ इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन याद रहे आप जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है। जैसा कि इंडिया में आप एमबीबीएस करके रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बनते हैं या फिर एक स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी आप अपनी बैचलर्स करके इक्वलेंट टू एमबीबीएस डिग्री ही प्राप्त करते हैं। उसी के आधार पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, जिसके आधार पे आके आप भारत में एफएमजी एग्ज़ाम दे सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक ऐसा ऑप्शन कुछ समय में भारत के लिए निकल के आया है जहां पे पढ़ाई ना तो सिर्फ इकोनॉमिक है बल्कि यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। मैं बात कर रहा हूँ उज्बेकिस्तान में 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको फील होगा कि आपने एक वाइज डिसीजन लिया है। उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो फीस लोअर साइड पे है और एग्ज़ाम नहीं होता है लाइसेंसिंग के लिए। 6 ईयर का एजुकेशन है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो किसी भी तरह का डाउट यहाँ पे भी आपको नहीं आएगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आपकी एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल होंगी और अच्छी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कजाकिस्तान का, मैंने पहले ही बताया कजाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे 5 साल की एजुकेशन होती थी और इस वजह से वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का वॉल्यूम भी बहुत हाई था। लेकिन अब जब से एनएमसी गाइडलाइन आई है तो वहाँ पे भी चेंज आ गए हैं, 5 साल से 6 साल की एजुकेशन हो गई है। जब 6 साल की एजुकेशन हो गई है तो इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, यानी कि आपके एनएमसी गाइडलाइन फॉलो हो रहे हैं। कजाकिस्तान के अंदर भी लाइसेंस के लिए एग्जाम होगा, सारे गाइडलाइंस फॉलो होंगे। लेकिन एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, जितने भी देश में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी अगर 6 साल की एजुकेशन है तो आपके एक्सपेंडिचर पूरे 6 साल होने वाले हैं, ना सिर्फ रहने और खाने के बल्कि आपकी ट्यूशन फीस के भी। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोल के भेज रहा है कि 5 साल की एजुकेशन और 1 साल की इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप का आपका चार्ज नहीं लगेगा, तो वो एक सफेद झूठ है, उससे आप बच के रहिएगा। आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कीजिए जिसके फीस स्ट्रक्चर आपको डे 1 से आपकी एजुकेशन पूरी होने तक पता हो, क्योंकि हर बार स्टूडेंट इस बजट के चक्कर में ही कई बार फंस जाते हैं और उनका सपना बीच में ही अधूरा रह जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आता है आपके पास किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी आपका जो है नियरेस्ट कंट्री है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान लगभग 3.25 घंटे की फ्लाइट पे आपको इंडिया से मिल जाएंगे और तीनों कंट्री ऐसे हैं जो एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करते हैं। किर्गिस्तान के अंदर भी ऑन पेपर आपको मिलेगा कि 5 इयर्स की एजुकेशन, 1 ईयर की इंटर्नशिप। किर्गिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है और कजाकिस्तान ही ऐसा कंट्री है जिसने एनएमसी गाइडलाइन के बाद कोर्स करिकुलम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस चेंज किया। तो ये आपके लिए बहुत सुटेबल ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपके लिए ट्रैवलिंग ईज रहे, क्योंकि 3.25 घंटे की फ्लाइट हेक्टिक नहीं होती है और इसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अच्छी हैं वो आप देश की राजधानी में है, तो जब भी या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इतने करीब है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा ही लगेगा, तो आपको एक अननेसेसरी का ट्रैवलिंग हेडक जो है वो इन कंट्रीज में बच जाएगा। इनमें से किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन 2 मिनट में देना चाहूँगा उन सभी फैक्टर्स को जो आपको कंसिडर करने चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड से एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि हर साल जो प्रमोशन होते हैं वो प्रमोशन होते हैं कि आपका 20 लाख में एमबीबीएस हो जाएगा, 12 लाख में, 15 लाख में। देखिए, सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है आपको, और किसी भी यूनिवर्सिटी की मैं तो नहीं जानता 2 लाख रुपए से कम ट्यूशन फीस होने वाली है। 6 साल का कोर्स है तो 12 लाख तो आपकी ट्यूशन फीस हो गई। फिर आपका फूडिंग और लॉजिंग, अगर आप कभी भी हॉस्टल में रहे हैं तो आपको आइडिया होगा इंडिया के अंदर भी 8 से 10 हज़ार रुपए का पीजी आपको अच्छा मिलता है। तो आप मान के चलिए अगर आप दूसरे देश में पढ़ने जा रहे हैं तो ये खर्चा आपका इससे ज़्यादा ही रहने वाला है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपका रहने खाने का खर्चा आने वाला है अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। 6 साल के हिसाब से ये खर्चा आपका हो गया लगभग 12 लाख रुपए। तो इतना एक्सपेंडिचर तो आपका लगना ही लगना है। इसमें मैंने अभी तक आपकी पॉकेट मनी, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं जोड़ा है। ये जो स्मार्ट फीस स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिसमें आपको कुछ चीज़ें हिडन रखी जाती हैं, आपको बताई नहीं जाती हैं, आप खुद से भी कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो आपको जाने के बाद ही होता है। आप कभी ट्रैवल किए नहीं है, फर्स्ट टाइम अपना पासपोर्ट बना रहे हैं। बहुत सारे फैमिली मेंबर भी ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहली बार अपने शहर से बाहर जा रहे हो, तो देश के बाहर जाने की तो बात ही दूर, तो आपको अपनी बजटिंग पहले से देख के चलनी होती है। ये एक फैक्ट है जो आपको कंसिडर करना होता है। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये कंसिडर करनी होती है जब भी आप किसी देश में पढ़ने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके मेंटर, आपके गाइड, आपके काउंसलर, आपके टीचर, दीदी, भैया जो भी आपके साथ हैं वो आपको एडमिशन में हेल्प कर दें, लेकिन आपकी एजुकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, आपको अपनी एजुकेशन की सारी जिम्मेदारी खुद पे लेनी होती है। अभी आप अपने घर में रहते हैं, आपके पास सारी सहूलतें हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल करवा देते हैं, बट वहाँ पे यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प योरसेल्फ।
तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। बेशक कंसल्टेंट कहे कि आपको बहुत अच्छा हॉस्टल मिल रहा है, फूडिंग आपके लिए बहुत अच्छी मिल रही है, बट डेफिनेटली हॉस्टल का खाना एक समय पे आने के बाद आप ऊब जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो होम सिकनेस वाला फैक्टर है ये आपके साथ रहेगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को लेके मैच्योर हैं और प्रिपेयर हैं तो आप तैयार हैं एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2025 में एडमिशन लेना ही चाहते हैं तो ये सबसे माकूल समय है, सबसे आइडियल टाइम है जब अपना एडमिशन का जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लगभग क्लोज होने की तरफ है। और अगर आप चाहते हैं कि अपना बजट थोड़ा सा बेटर कर सके, थोड़े से एक्सपेंसेस कम कर सके, तो कोशिश कीजिए डेडलाइन से पहले एडमिशन क्लोज करने की, क्योंकि जितना डिले आप करेंगे उतने कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़ेंगे।